तो देखो, प्लेन मिरर में क्या रहता है, सपोज कीजिए आपके पास कोई ग्लास का, है ना, कोई ये है, थिन शीट है, या ग्लास का, है ना, ऐसा कोई अगर प्लेट है, ग्लास प्लेट, है ना, ये कोई ग्लास का प्लेट है। अब ये जैसे आपका बाथरूम में जो ग्लास लगा रहता है, वो भी एक है, उसी तरह का प्लेट। तो देखिए, ऐसा कोई अगर ग्लास का प्लेट लगाया आपने ले लिया, है ना, या आप ग्लास का शीट बोल दीजिए, है ना, दुकानों में जैसे विंडो वगैरह में जो शीट मिलता है, ग्लास शीट, तो वैसे टाइप का। अब उस सीट के हम क्या करते हैं, एक साइड की तरफ, है ना, जैसे ये साइड है ना, पीछे के साइड, ये पीछे वाला साइड जो है, अगर हम इसको इसको मैं पीछे बोल रहा हूँ, ठीक है, इस साइड को अगर मैं एल्यूमिनाइज कर दूं, एल्यूमिनाइज मतलब हो गया एक तरह का एल्यूमिनियम का कोटिंग, है ना, एल्यूमिनियम का कोटिंग कर देते हैं। देखो वो सरफेस, वो हम ऐसा मटेरियल लेते हैं, है ना, कोटिंग के लिए, जो तुम्हारा जो है लाइट को बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट करता है। जैसे उसमें क्या क्या आता है तुम्हारा, तो देखो, लाइट को अच्छे से रिफ्लेक्ट करने वाले में एल्यूमिनियम जो है वो रिफ्लेक्ट करता है, अगर एल्यूमिनियम अगर ऑक्साइड फॉर्म नहीं किया हुआ है, प्योर एल्यूमिनियम रहता है ना, प्योर एल्यूमिनियम रहता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड नहीं, ठीक है। और सिल्वर का भी वही है, प्योरेस्ट फॉर्म में रहना चाहिए, तो सिल्वर भी करता है ना। बट सिल्वर तुम समझ सकते हो बहुत कॉस्टली अफेयर हो जाएगा, तो इसलिए सिल्वर वगैरह नहीं यूज किया जाता है, एल्यूमिनियम ही यूज किया जाता है। और फिर हम क्या करते हैं, देखो देखो, अगर हमने क्या कर लिया, ये तुम्हारा जो है ग्लास का एक स्लैब लिया इस तरह का, और यहाँ पे मैंने एल्यूमिनियम का परत चढ़ा दी, ठीक है। बट एल्यूमिनियम तुम लोग को पता है प्योरेस्ट फॉर्म में बहुत ही रिएक्टिव रहता है, और तुरंत वो एयर के कांटेक्ट में आते ही एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेता है, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनते ही वो तुम्हारा थोड़ा सा एल्यूमिनियम का जो कलर है वो काला हो जाता है। अगर तुम्हारे घर में एल्यूमिनियम का बर्तन है, तो तुम एल्यूमिनियम के बर्तन को देख लो, तुम थोड़ा सा चाकू से थोड़ा सा खरोच के देख लो तुम्हारा, तो एल्यूमिनियम का एक्चुअल कलर जो अंदर है वो काफी शाइनी रहता है, और वो काफी ब्राइट रहता है तुम्हारा, है ना। जबकि तुम्हारा थोड़ी देर उसको छोड़ दो, है ना, एक दिन दो दिन के लिए, तो देख लो उसका भी कलर फिर से वही तुम्हारा जो सरफेस वाला कलर है वो हो जाता है। और तुम लोग केमिस्ट्री में ये चीजें जानते होगे, ये चीज होता क्यों है। तो ये चीज बेसिकली एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म करने के कारण होता है। तो एक्चुअली तुम्हारा जब हम लोग कोई प्लेन मिरर बनाते हैं या कोई भी मिरर बनाते हैं, तो उसको कैसे बनाते हैं, तो एक तुम्हारा वैक्यूम चैम्बर में लेके जाया जाता है। और वैक्यूम चैम्बर में एक्चुअली क्या है, ऐसा कोई जो ग्लास का स्लैब है उसको डाल दिया, और फिर यहाँ पे जो एल्यूमिनियम है उसको पहले बहुत हाई टेम्परेचर पे पिघला करके एल्यूमिनियम को, उसके जो तुम्हारे फिर जो तुम्हारे वेपर्स है, आहिस्ता आहिस्ता करके वो वेपर को जो है मिरर में तुम्हारा जो है उसको कंडेंस करके तुम्हारा जो है चिपका दिया जाता है। और जैसे तुम्हारा यहाँ पे एल्यूमिनियम चिपक गया तुम्हारा, तो ऊपर से फिर तुम्हारा एल्यूमिनियम ताकि एयर के साथ बाहर वैक्यूम चैम्बर से बाहर निकलेगा, तो फिर तुम्हारा जो है एल्यूमिनियम एयर के साथ रिएक्ट करके फिर काला हो जाएगा। तो इसलिए उसके लिए उससे पहले क्या कर देते हैं, इसके पीछे तुम्हारा कोटिंग और लगा देते हैं। मतलब पहले क्या करते हैं, ग्लास स्लैब के ऊपर तुम्हारा एक एल्यूमिनियम का परत चढ़ा दिया, है ना, और फिर उसके बाद उस एल्यूमिनियम के परत के ऊपर एक और कलर चढ़ा देते हैं, जैसे कोई तुम्हारा थिक कलर चढ़ा देते हैं, मोटा कलर जो तुम्हारा थोड़ा नॉन रिएक्टिव हो, है ना, इस टाइप का। तभी तुम देख लो, अगर बाथरूम का ग्लास वगैरह अगर तुम्हारा टूटता है ना, कभी अगर टूटा है देखे हो तुम लोग, तो देखो उसका पीछे तुम्हारा जो कलर रहता है वो कैसा रहता है, वो कोई तुम्हारा रेडिश कलर या ब्लैकिश कलर ऐसा रहता है, मोटा कलर रहता है वो कुछ, है ना, मोटा टाइप का कलर रहता है थोड़ा सा। तो वो कलर जो है तुम्हारा वो क्या करता है, एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होने से बचाता है। लेकिन जैसे जैसे ग्लास पुराना होता है, तुम अगर देखोगे, तो ग्लास का हमेशा देखना तुम्हारा जो एजेस है ना, एजेस है, वहां से देख लो थोड़ा काला 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 निकलना, मतलब काला ग्लास जो है काला होना चालू हो जाता है, थोड़ा थोड़ा यूज, मतलब तुम्हारा यूज करते करते तुम्हारा साइड से तुम्हारा थोड़ा सा जो कुछ पतले पतले तुम्हारे जो है काले काले ऐसा कुछ निकल जाता है। तो वो क्या चीज है, तो वो कुछ नहीं है तुम्हारा, क्योंकि देखो ग्लास को तुमने ऊपर से यहाँ से तुमने ये किया है ना, कोटिंग किया है, मतलब एल्यूमिनियम का कोटिंग, और एल्यूमिनियम के कोटिंग को बचाने के लिए ऊपर से तुमने यहाँ पर जो है एक अलग मोटा कलर, है ना, जो नॉन रिएक्टिव कलर है, जैसे रेड कलर होता है ना, इस या फिर तुम्हारा ब्लैक कलर, ये सब ऐसा डाल दिया जाता है ना। लेकिन तुम्हारा एकदम एज में अगर देखोगे, एज में जो कॉर्नर्स है उस पे तो तुम नहीं बचा सकते हो। उसमें इनिशियली जब डालते हैं वो तो डालते हैं, लेकिन जब ग्लास कटर वगैरह काटिंग कटिंग वटिंग करते हैं वो उस चीज का ध्यान थोड़ी रखते हैं। तो इसीलिए तुम्हारा जो रिएक्शन है फिर वो एजेस से होता है। तो रिएक्शन जब एजेस से होता है, तो इसलिए देखना मिरर कभी भी पुराना होता है ना, तो वो तुम्हारा सबसे पहले तुम्हारा कहाँ से उसका रिएक्शन दिखता है तुमको, एजेस से दिखता है। एजेस से देखोगे तो काला काला पड़ता जा रहा है साइड से, तो काला काला क्या चीज हो रहा है, वो एक्चुअली तुम्हारा जो है एल्यूमिनियम जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हुए वो अपना सेम या जो कलर है वो तुम्हारा जो ब्लैकिश करता हुआ जाता है। तो दैट्स वाई, है ना। तो एनीवे हमारा जो मिरर है वो ये मिरर है, अब ये एक मिरर बन चुका है तुम्हारा, है ना। बट इसमें देख लो, एल्यूमिनियम वाला जो साइड है वो तो अंदर रह गया तुम्हारा जो रिफ्लेक्टिव है, तो इसलिए मिरर का कौन सा पार्ट, मतलब इस अभी ये जो मिरर बना उसका ये वाला सरफेस जो है ये तो हमको रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, बट कौन सा, अपोजिट सरफेस। तो लाइट रेस वगैरह जो है तुम्हारा इधर से आएगा, है ना,
इस तरह से जो आता है तुम्हारा, उसको ये प्रॉपर तरीके से क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। और यहाँ पे जब भी वो रिफ्लेक्ट करता है, तुम लोग को पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होता है, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में ये बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ना, और ये दोनों एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दिस इज योर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो न्यूटन ने हम लोग को पुट फॉरवर्ड किया था। और ये जो मिरर है तुम्हारा, जब इसका हम तुम्हारा फिगर 2 डायमेंशन में शो करते हैं, तो इसलिए हम मिरर को सिंपली ऐसा शो करेंगे, है ना। तो प्लेन मिरर हो या कर्व मिरर हो, कि ये साइड में कोटिंग लगाया गया है, तो इसलिए ये साइड में तुम्हारा कोट लगाया गया एल्यूमिनियम का, इस तरह से। तो अगर ये मिरर ऐसा हो गया है ना, तो मिरर रिफ्लेक्ट कौन से साइड से करेगा, ऑपोजिट साइड से। तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन से हमारा जो है रे अगर ऐसा आता है तो ये निकल गया इस तरह से, है ना। तो ये होता है हमारा रे ट्रेसिंग का आइडिया। सो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। ये पुट फॉरवर्ड न्यूटन ने किया था, इसको न्यूटन का कॉर्पस्कुलर थ्योरी भी बोला जाता है। कॉर्पस्कुलर मतलब पार्टिकल्स, है ना। तो पार्टिकल थ्योरी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है पार्टिकल थ्योरी? देखो, जब हम तुम्हारा रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, हमारा चैप्टर का नाम ही है रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में बेसिकली हम क्या देखते हैं, तुम्हारा जो लाइट रेस है उसको एज ए पार्टिकल देखते हैं, है ना। लाइट का तुम्हारा जो है डेविएशन वगैरह का इफेक्ट जो है, मतलब लाइट का जो तुम्हारा वेव वाला इफेक्ट है, उसको नहीं देखा जाता है। आज के डेट में तुम लोग जानते हो कि लाइट जो है वो पार्टिकल भी है और साथ ही साथ वेव भी है ना। ऐसा नहीं है कि वो तुम्हारा पहले जैसे इमेजिन करते थे साइंटिस्ट लोग, कि पहले सोचते थे कि नहीं ये पार्टिकल है भाई, कोई सोचता था कि नहीं भाई ये वेव फेनोमेना दिखाता है तो वेव होगा ये, है ना। बट आज हम जानते हैं कि लाइट जो है वो पार्टिकल भी है और एज ए वेव भी है। और ये चीज सिर्फ नेचर का लाइट के साथ ही नहीं है, ये हम जानते हैं हर चीज के साथ ये इफेक्ट है तुम्हारा, है ना। जो तुम्हारा डी ब्रॉगली इक्वेशन जिसको तुम बोलते हो, है ना, जिसमें डी ब्रॉगली इक्वेशन में लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, है ना। तो वो रिलेशन क्या क्या बताता है कि किसी भी पार्टिकल के अंदर जो वेवलेंथ है ना, या उसका जो वेव नेचर है, उन पार्टिकल नेचर और वेव नेचर को डी ब्रॉगली इक्वेशन जो रिलेट करता है ना। अब वो वेवलेंथ अगर तुम्हारा नोटिसेबल रहेगा तो हम देखेंगे, देख पाएंगे, है ना। लेकिन अगर वो नोटिसेबल नहीं है, मतलब बहुत ही छोटा हो गया या बहुत ही लंबा हो गया, है ना, तो ऐसे केस में वो वेव हम देख ही नहीं पाएंगे, मतलब उसको वेव नेचर हम देख नहीं पाएंगे। अब सपोज कर लो कोई वेव ऐसा है जिसका वेवलेंथ मान लो 1 किलोमीटर का हुआ। भाई 1 किलोमीटर का वेवलेंथ अगर होता है, तुम खुद इमेजिन करो, तो हम क्या उसमें वेव वाला शेप देख पाएंगे? हम नहीं देख पाएंगे, हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। हाँ, लेकिन कोई मान लो बहुत बड़ा सा कोई अगर तुम्हारा सुपर बीइंग होता है, जो तुम्हारा स्पेस से देख रहा होगा, तो उसको 1 किलोमीटर में जो वेवलेंथ है वो आराम से वो देख लेगा, है ना, लेकिन हम नहीं देख पाएंगे। तो इसी तरह से इसके कुछ कंट्र वो भी थे तुम्हारे, मतलब लिमिटेशंस भी थे हमारे लिए, कि हम किसको वेव देख पाएंगे, किसको नहीं देख पाएंगे, है ना। तो वो हम अपने रेफरेंस में ऑब्जर्व करते हैं। और ये सब चीजें तुम लोगों ने केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर में शायद पढ़ा होगा, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी के जो क्वेश्चंस वगैरह बनाए थे। तो देखो, प्लेन मिरर के केस में सबसे पहले तुम्हारा है ना आइडिया ये है कि हम लाइट को जो है ना यहाँ पे पार्टिकल इमेजिन करते हैं। और ये फिगर देखो मैंने जो बनाया है, ये बिल्कुल वही फिगर बनाया है जो तुम लोगों ने क्लास 11 में जब तुम्हारे पार्टिकल जब आकर के किसी वॉल से कोलाइड करता है ना, और फिर रिफ्लेक्ट हो जाता है ना। तो वो फिगर मैंने तुम लोग को यहाँ पर बनाया है ना। तो ये जो फिगर है तुम्हारा, है ना, ये वही फिगर है। तो याद करो तुम्हारा, है ना, ऐसा एक एनसीईआरटी में फिगर होता था, तो बस वही आइडिया यहाँ पर भी है। तो वहां पर वो जो आइडिया था वो क्या था, कि भाई तुम्हारे पास अगर अगर तुम्हारा सपोज कर लो एक बॉल आकर के वॉल से टकराता है, ऐसा कोई अगर ये वॉल है, और बॉल आकर के अगर मान लो ऐसा वॉल से टकराता है ना, ये आकर के बॉल अगर वॉल से टकरा रहा है, एंड इफ द कोलिजन इज इलास्टिक, है ना, नो लॉस इन एनर्जी, तो फिर बॉल क्या करता था, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट है ना पे टकराया था, उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाते हुए क्या कर जाता है, आगे निकल जाता है तुम्हारा। यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, या यहाँ पर ये जो इनकमिंग है ना, जो पार्टिकल था उसका इनिशियल एंगल विथ रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, और फिर आफ्टर, है ना, कोलिजन, जो एंगल ऑफ जो तुम्हारा एंगल था, है ना, पार्टिकल का मूविंग मूविंग अवे का, है ना, तो उसमें ये जो एंगल था आई और आर, ये दोनों क्या होता था, सेम होता था। ये चीज हम लोग क्लास 11 में देखे थे। और इसका प्रूफ भी होता था, ये प्रूफ होता था मोमेंटम कंजर्वेशन के आइडिया से, है ना। तो देखो यहाँ पर हमारे पास है ना, जैसे ये जो कंसेप्ट था तुम्हारा पार्टिकल के लिए, है ना, न्यूटन ने एग्जैक्टली वही थ्योरी पुट फॉरवर्ड किया था, किसके लिए, लाइट के लिए भी। उसने लाइट के लिए ये आइडिया हम लोग को बताया था कि लाइट जो है वो फोटोन से बना हुआ है। फोटोन्स आर स्मॉल पार्टिकल्स व्हिच व्हेन कोलाइड्स, है ना, मूव्स इलास्टिकली, है ना, इलास्टिकली मूव करता है। तो अगर वो इलास्टिकली मूव करता है तो तुम्हारा जैसे यहाँ पे अगर कोई फोटोन आके टकराया, तो जैसे ये बॉल तुम्हारा आकर के बाउंस करके इधर चला गया था,
तो उसी तरह से तुम्हारा फोटोन भी आकर के उसी तरह से आके टकराए और उसी तरह से वापस चला जाता है। ये न्यूटन का पॉइंट था, है ना? तो पार्टिकल नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सही भी है तुम्हारा। तो यहाँ पर तुम्हारा जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसलिए होता है। और इस आइडिया को एक्चुअली हम बोलते हैं न्यूटन का कॉर्पस्कुलर थ्योरी या न्यूटन का रिफ्लेक्शन की थ्योरी, है ना? तो देखो, न्यूटन के रिफ्लेक्शन की थ्योरी में यही था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये होता था कि इंसिडेंट रे, है ना, फिर उसके बाद तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, है ना, ये तीनों जो है वो क्या है, एक ही पॉइंट पे लाई करेगा, है ना, एक ही पॉइंट पे लाई करेंगे और ये कोप्लेनर होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन थे न्यूटन के। तो चलो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था, ये आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया है ना? इसमें और कुछ नहीं है आगे समझने के लिए प्लेन मिरर के लिए। अब प्लेन मिरर में तुम्हारा जो है एक केस ये आता है कि एंगल का, है ना। देखो ये सब चीज अब डेरिवेशन के फॉर्म ये सब देखने की जरूरत नहीं है। देखो प्लेन मिरर के केस में क्या है तुम्हारा, सपोज कीजिए अगर आपका ये जो मिरर है, इसको ये जो मिरर है ना, इस मिरर को अगर हम रोटेट कराते हैं कुछ एंगल से, सपोज कीजिए ये मिरर अभी देखो ऐसा वर्टिकली खड़ा है, सपोज कर लो इस मिरर को मैंने थोड़ा सा यूं रोटेट करा दिया, ऐसा ऐसा खड़ा है ना, थोड़ा सा ऐसा रोटेट करा दिया, है ना। तो मिरर का अगर जो तुम्हारा एंगल ऑफ रोटेशन अगर थीटा हुआ, है ना, मिरर में अगर थीटा एंगल का रोटेशन हुआ, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है ना, इंसिडेंट रे का पोजीशन वही है, क्योंकि ये तो किसी सोर्स से आ रहा होगा, है ना, ये दूर में किसी सोर्स जो रहेगा, जैसे सन है कोई है ना, उस सोर्स से आ रहा होगा, तो ये जो रे का डायरेक्शन ये तो चेंज नहीं होगा। तो इसलिए इंसिडेंट रे का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है ना। तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन अगर चेंज नहीं हो रहा और अगर मिरर का पोजीशन अगर हम चेंज कराते हैं बाय रोटेटिंग, है ना, बाय रोटेटिंग दिस मिरर इफ यू चेंज द पोजीशन, ऐसा कुछ एंगल चेंज करते हैं, तो जो रिफ्लेक्टेड है वो क्या करेगा, वो चेंज हो जाएगा, है ना। तो कितना चेंज होता है, तो एक्चुअली जब भी आप मिरर को रोटेट कराते हो बाय एंगल थीटा, तो जो रिफ्लेक्टेड है इट सफर्स है एंगल ऑफ ट्वाइस थीटा, है ना। तो ये सब चीजों का प्रूफ हमको जरूरत नहीं है ना, ये सिर्फ आपको नॉलेज के लिए जरूरत पता रहना चाहिए कि ट्वाइस थीटा सफर कर जाता है, ठीक है। तो देखो मैं ये चीज आपका मॉड्यूल में भी आपको थोड़ा सा मिरर वाला जो, तो रिफ्लेक्शन ड्यू टू ए कर्व सरफेस प्लेन मिरर हो गया, है ना, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। और स्फेरिकल मिरर में सपोज कीजिए, स्फेरिकल मिरर में सपोज कीजिए मैंने सीधा एक स्फीयर ही उठा लिया, है ना, स्फेरिकल स्फेरिकल जब बोल ही रहे, चलो एक स्फीयर को ही उठा लेते डायरेक्टली, चलो एक स्फीयर उठा लिया और बोल दिया ये स्टील का स्फीयर है, स्टील भी तो रिफ्लेक्टिव होता है ना। तो ये आपका एक स्टील का, ठीक है, एक स्टील का मैंने स्फीयर कंसीडर कर लिया। तो चलो ये जो स्टील का स्फीयर हमने कंसीडर किया, है ना, ये उसका सेंटर हो गया, ये उसका सेंटर है, ठीक है, और ये हमारा स्टील का स्फीयर। अब देखो इस स्टील के स्फीयर का, है ना, जो सरफेस है वो रिफ्लेक्टिव है। और अगर मान लो कोई लाइट रेस यहाँ पे यूं टकराता है, ठीक है, सपोज कर लो कोई लाइट रेस इसमें यूं टकरा रहा है ऐसे, ठीक है, बस फिगर के अकॉर्डिंग तुम मुझे, है ना, इसका रिफ्लेक्टेड रे कैसे बनेगा, है ना, चलो बना के देखो। हमको क्या करना है ना, एक इमेजिन करो एक स्फेरिकल, है ना, रिफ्लेक्टिव सरफेस हमको दिया गया है, दिस इज एनी रिफ्लेक्टिव सरफेस, रिफ्लेक्टिव सरफेस है ये, क्योंकि स्फीयर के शेप में है ना। और इस रिफ्लेक्टिव सरफेस के ऊपर, है ना, एक कोई इंसिडेंट रे, है ना, ये कोई इंसिडेंट रे इंसिडेंट रे, है ना, इस तरह से टकरा रहा है ना, इस तरह से तुम्हारा जो है वो इंसिडेंट हो रहा है। तो एक तुम्हारा रे इस तरह से इंसिडेंट हो रहा था, इस पॉइंट पे टकरा रहा है ना। तो इसका जो रिफ्लेक्टेड रे है ना, वो किस तरह बनेगा, चलो बना के देखो, 1 मिनट का टाइम है ना, कॉपी तो रखे हो सामने, है ना। तो एक बार इसको ट्राई करके देखो, इसका रिफ्लेक्टेड रे कैसा बनेगा। और क्या फॉलो करना है हमको, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करना है।
तो चलो बना लिया तुम लोगों ने शायद, है ना। देखो, अगर ये कोई रिफ्लेक्टिव सरफेस है तो, और रिफ्लेक्टिव कर्व सरफेस है, तो अभी अभी हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या देखे थे, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और नॉर्मल वो एक ही पॉइंट पे लाई करेगा, एक ही पॉइंट पे कंसाइड करेगा, है ना। यानी कि हमारा पहले से मैंने बता दिया कि ये जो पॉइंट है, ये हमारा क्या है, इंसिडेंट रे जहाँ पे टकरा रहा है, तो दिस पॉइंट शुड कंसिडर। तो यहाँ पर तुम्हारा अगर ये पॉइंट हो गया तो सबसे पहले यहाँ पे नॉर्मल भी बना दो। अब देख लो तुम्हारे पास जब नॉर्मल बनाओगे, है ना, नॉर्मल क्या होता था, एक सरफेस के परपेंडिकुलर, है ना। तो यहाँ पर अगर सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल बनाओगे तो कैसे बनाओगे, कैसे भी बना दोगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि ये स्फीयर है ना। और स्फीयर के ऊपर नॉर्मल जो बनता है वो उसका रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन होता है, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, तो इसीलिए नॉर्मल बनाते हो, हम इसका सेंटर को भी कंसिडर करेंगे। और सेंटर से कंसिडर करते हुए अगर ऐसे चलेंगे तो दिस इज योर नॉर्मल, ये हो गया नॉर्मल, है ना। तो अब नॉर्मल अगर ये बन गया तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो जाएगा तुम्हारा, है ना। ये हो गया नॉर्मल के रेस्पेक्ट में एंगल ऑफ इंसिडेंट, है ना, आई। तो अब रिफ्लेक्टेड रे कैसे जाएगा, है ना। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर, है ना, ये रिलेशन। एंड हेंस तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है, अगर इस एंगल का, है ना, एंगल थोड़ा सा एनालाइज कर लो, फ्री हैंड से थोड़ा बनाओगे तो कुछ ऐसे चला जाएगा, है ना। ये तुम्हारा इस तरह से। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है अगर इक्वल होगा, है ना, तो तुम्हारा रे ऑफ जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कुछ थोड़ा ऐसे, थोड़ा इस तरह से चला जाएगा। ये तुमको इफेक्ट ऐसा देखने को मिल रहा है ना। तो एनीवे, जो भी था यहाँ पर हमारा, है ना, तो आइडिया ये था कि हमारे पास जो अभी अभी थ्योरी हमने देखा कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता है, इसको भी लेकर के हम क्या करते हैं, रे ट्रेस करते हैं तुम्हारा, है ना। और स्फेरिकल सरफेस में हमेशा, है ना, नॉर्मल बनाने के हम सेंटर का सपोर्ट लेंगे, बिना सेंटर के हम नॉर्मल नहीं बनाएंगे, क्योंकि सेंटर से हमेशा जो लाइन तुम्हारा सरफेस की तरफ जाएगा, वही लाइन जो है एक्चुअली नॉर्मल भी बन, उसी लाइन के डायरेक्शन के अलावा नॉर्मल भी बनेगा, है ना। तो स्फेरिकल मिरर में इस तरह से हम रे को ट्रेस करेंगे, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर इस तरह से तुम्हारा ये, अगर तुम्हारे पास, है ना, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, है ना, एक हमने एग्जांपल लिया, तो अभी फिलहाल फिलहाल जस्ट ये कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस मैंने कहा, ये कोई कन्वेक्स या कनकेव बोल करके नहीं, है ना। अब हम लोग लेकिन प्राइमरीली जो हम देखने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन, वो है कनकेव मिरर के लिए, ठीक है। अच्छा, तुम लोग को एक चीज और बता देता हूँ, कभी कभी देखो लाइट के केस में हम रेस और कभी कभी हम लोग बीम, ये टर्म भी यूज करते हैं। तो ध्यान रहे ये टर्म्स क्या होते हैं। रे कहने का मतलब देखो, रे एक एक हाइपोथेटिकल टर्म है एक्चुअली, है ना। रे मतलब हम इमेजिन कर सकते हैं कि लाइट का एक बहुत ही पतला सा बीम, जैसे मान लो तुमने क्या किया, एक टॉर्च लाइट जला दिया, है ना। तो टॉर्च लाइट अगर टॉर्च लाइट अगर ऑन किया, और आजकल तुम देख लो मार्केट में ऐसे टॉर्च लाइट आ रहे हैं, है ना, जिसका जो डिम निकलता है, मतलब जो लाइट वहां से निकलता है, वो ऑलमोस्ट पैरेलल जैसा रहता है, क्योंकि उसके आगे जो है एक फोकसर लगा रहता है। तुम्हारा जो है फोकसर मतलब एक कन्वेक्स सॉरी, हाँ, कन्वेक्स लेंस लगा रहता है कभी कभार, तो है ना। या पीछे जो उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहता है, वो बहुत ही अच्छा पैराबोलिक टाइप में रहता है, पैराबोलिक बोलते हैं उसको। तो ये चीज तुम बाद में आगे पढ़ोगे भी, है ना। तो पैराबोलिक सरफेस टाइप का रहता है, क्योंकि पैराबोला का भी फोकस जो है वो एक सिंगल पॉइंट रहता है। तो एक पैराबोलिक टाइप का सरफेस भी अगर रहता है, तो भी तुम्हारा जो है, जो लाइट रेस है, वो तुम्हारा जो है काफी मतलब दूर तक, मतलब एक यूनिफॉर्म पैरेलल लाइट की तरह से जाता है, यूनिफॉर्म पैरेलल जाता है। तो अब देख लो तुम्हारे पास जब तुम बंच ऑफ उस तरह से, अगर तुम फोटोन जो निकल रहा है तुम्हारे उस तुम्हारे टॉर्च लाइट से, तो उसको तुम क्या बोलोगे, एक बीम बोलोगे, है ना। लेकिन अब इमेजिन करो तो अगर वही जो बीम है उसकी विड्थ को अगर तुम कम करते जा रहे हो, है ना, उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसको अगर कम करते जा रहे हो, और वो कैसे कर सकते हो, तो सपोज कर लो तुमने ये कर दिया, टॉर्च लाइट के जो सामने मुंह है ना, सामने जो उसका जहाँ से लाइट निकल रहा है उसको ढक दिया, है ना, एक एक कार्डबोर्ड से, और उस कार्डबोर्ड में छोटा सा छेद कर दिया, है ना, कार्डबोर्ड में एक छोटा सा छेद कर दिया। तो क्या होगा, लाइट रेस अभी भी निकल के जाएगा, लेकिन कैसा निकलेगा, एक बहुत ही नेरो बीम, है ना, एक बहुत ही नेरो बीम। तो बहुत ही नेरो बीम अगर हो गया तो उसी को हम एक्चुअली रे बोलते हैं। तो रे का कंसेप्ट एक्चुअली ऐसा है कि भाई एक सिंगल लेयर ऑफ फोटॉन्स ट्रेवल कर रहे हैं, ऐसा इमेजिन करो। बट ऐसा तो प्रैक्टिकली कभी पॉसिबल ही नहीं है, हम कभी ऐसा कभी कंसिडर ही नहीं कर सकते कि सिंगल एक फोटोन का बस आपका लाइन जो है वो मूव कर रहा है ना। ऐसा हम कभी हम प्रैक्टिकली नहीं करवा सकते हैं। तो इसीलिए जो है बीम का जो कंसेप्ट है उसको हमने ये लिया गया कि अगर एक तुम्हारा कई सारे कलेक्शन ऑफ रेस अगर रहते हैं, है ना, तो उसको हम बीम बोलेंगे। और फिर बीम किस और रे किसको बोलेंगे, तो रे मतलब हो गया तुम्हारा जो है, जिसमें तुम्हारा जो है जो विड्थ ऑफ द बीम है वो बहुत ही छोटा रहेगा,
है ना, इस तरह से, ठीक है। तो देखो जब भी अभी हम लोग कंसिडर कर रहे हैं रे, है ना, तो ये एक्चुअली बहुत ही ये नेरो बीम है और कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर तुम देखोगे जैसे जितने भी मैंने यहाँ पे लाइट रेज बना रखे हैं, इंसिडेंट लाइट रेज, है ना, ये भले रे हम बोल रहे हैं, बट इस लाइट रे में तुम्हारा क्या होगा, मिलियंस ऑफ फोटोन्स होंगे तुम्हारे, है ना। तो इस तरह के, तो जो भी है, तो यहाँ पे पहला पॉइंट था रे और बीम के बीच में आपको क्लियर होना चाहिए। बीम बोलोगे तो एक तरह से तुम फ्लक्स ऑफ रे भी बोल सकते हो, फ्लक्स, है ना, कि कई सारे रेज जो है तुम्हारा निकल रहा है। और ये कंसेप्ट हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड वगैरह में जैसे अभी समझे, मैग्नेटिक फील्ड में तो चलो अभी समझेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में तो हम समझ चुके हैं जिस तरह से। तो अगर मल्टीपल इलेक्ट्रिक फील्ड एक साथ रहते तो उसको हम क्या बोलते थे, फ्लक्स बोलते थे। उसी तरह से यहाँ पर मल्टीपल रेस अगर रहेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, बीम बोलेंगे। तो एक रे क्या है फिर, तो एक रे क्या है, बहुत ही छोटा सा तुम्हारा पतला सा एक फोटोन का धार, है ना, इस तरह। तो चलो स्फेरिकल मिरर में आगे बढ़ते हैं, और स्फेरिकल मिरर में जो इसके कुछ बेसिक पहले जो डिराइवेशंस रहते हैं उसको क्लियर करते हैं, है ना। छोटे छोटे डिराइवेशंस है, बस थोड़ा सा एक बार तुम लोग देख लो, ये चीज तुम लोग को इस साल देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन देखो, प्रॉब्लम बनाने के लिए भी तुम लोग को पता है कि डिराइवेशन के आइडिया क्लियर होने चाहिए, है ना। तो दैट्स व्हाई मैं ये डिराइवेशन यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि जब हम चीजों को रिलेट करते हैं, फॉर्मूलास वगैरह, तो फॉर्मूलास वगैरह रिलेट करते हैं, हमको क्लियर होनी चाहिए कौन सा टर्म एक्चुअली कहाँ से कैसे आया हुआ था। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लो, रिफ्लेक्शन में हम लोग एक कनकेव मिरर को कंसीडर करेंगे, और कनकेव मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन है उसको देखेंगे। तो टॉपिक है नेक्स्ट तुम्हारा, इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू कनकेव मिरर। मैं थोड़ा सा मिरर के कुछ टॉपिक्स को, है ना, फास्ट फॉरवर्ड लेके जाऊंगा, ठीक है। तो इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू ए spherical मिरर। देखो मैंने कनकेव यूज नहीं किया है ना, तो कनकेव, आई होप तुम लोग को कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के बीच में डिफरेंस क्लियर होगा, है ना। ये सब टेन का आइडिया से कंटिन्यू चल रहा है, तो इसलिए मैं इसमें बहुत ज्यादा नहीं बता रहा हूँ, है ना। जैसे तुम्हारे पास ये तुम्हारा कोई ऐसा सरफेस हो गया, और उस सरफेस के पीछे की तरफ अगर हमने कोटिंग कर दिया, है ना, तो दिस बिकम्स योर कनकेव मिरर, है ना, और ये रियल इमेज बनाता है। और अगर तुम्हारा कनकेव मिरर, और अगर तुम्हारा यही मिरर अगर ऐसा लिया गया और अंदर की तरफ अगर इसका कोटिंग कर दिया गया, है ना, एल्यूमिनाइजिंग वाला काम जो है अगर हमने अंदर की तरफ कर दिया, तो इसके उल्टे वाला सरफेस क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा। मतलब लाइट रेस यहाँ से ऐसा आएगा, है ना, ऐसा आएगा और टकरा करके इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जा रहा होगा। तो ये जो मिरर है तुम्हारा, है ना, ये लाइट रेस है ऐसा टकरा के निकल गया, तो इस मिरर को हम क्या बोलेंगे, कन्वेक्स। और यहाँ पर लाइट रेस अभी भी थोड़ी देर पहले मैंने फिगर में दिखाया भी था कि लाइट रेस ऐसा आ रहा है ना, ऐसा आ रहा है पैरेलली, और फिर ये एक जगह पे यहाँ पे ऐसा करके मिल जा रहा है इस तरह से, मतलब कन्वर्ज हो जा रहा है एक तरह से देखा जाए तो इस तरह से कन्वर्ज अगर हो रहा है तुम्हारा, तो ये हो गया तुम्हारा कनकेव मिरर, है ना। तो ये सारे मिरर के आइडियाज थे तुम्हारे, एक कन्वेक्स मिरर और एक कनकेव मिरर। अच्छा, इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू स्फेरिकल मिरर जो आइडिया है, इसमें एक्चुअली देखो हम क्या कंसिडर कर रहे हैं। पहले तुम्हारा तो एक मिरर को, है ना, इस तरह से, और इस मिरर में जो भी तुम्हारा साइन कन्वेंशन रहेगा, वो सारे साइन कन्वेंशन जो है हम वही जैसे पहले से लेते हैं, राइट, है ना। तुम्हारा जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो रहता है ना, भी कंसिडर करेंगे। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो साइन कन्वेंशन है उसी को अगर कंसिडर करेंगे, तो देखो मिरर जो है हमेशा कैसे प्लेस किया जाएगा, मिरर को हमेशा हम ओरिजिन पे प्लेस करेंगे। ये वाला जो सरफेस है मिरर का, ये कनकेव सरफेस है, इमेजिन करो, और ये कनकेव सरफेस वाला जो मिरर है, इसका ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट तुम्हारा ओरिजिन रहेगा, है ना, ओरिजिन पे इसको हम हमेशा प्लेस करेंगे। अच्छा, अब दूसरी चीज क्या है यहाँ पर, जो तुम्हारा प्राइम, ये जो तुम्हारा एक्स एक्सिस हो जाएगा, या ये जो हो गया, ये जो एक्सिस जो मैंने बनाया, ये उसका प्राइमरी एक्सिस होगा, है ना, जिसको तुम लोग मिरर के केस में प्रिंसिपल एक्सिस बोलोगे, है ना, मिरर या लेंस के केस में इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस एक्चुअली तुम्हारा एक्स एक्सिस का पोजीशन ही है और कुछ नहीं, बट वो मिरर के सेंटर से जो एक्सिस पास कर रहा है उसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अच्छा, अब अगर देख लो तुम्हारा मिरर को अगर हमने ऐसे रख दिया है ना, इस तरह से, और ये पॉइंट अगर ओरिजिन है, तो ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता है। ये ऊपर कोई भी मेजरमेंट रहेगा तो पॉजिटिव होगा, है ना, नीचे कोई भी मेजरमेंट रहेगा तो नेगेटिव होगा, राइट साइड कोई भी मेजरमेंट होगा तो पॉजिटिव होगा, लेफ्ट साइड कोई भी मेजरमेंट होगा तो नेगेटिव होगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो हम यहाँ पे जो है
जो साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, है ना, वो कन्वेंशन तुम्हारा वही कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को ही यूज किया जाएगा। तो ये निश्चित रहो, अलग हम कुछ यहाँ पे नहीं देखने जा रहे। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग तुम्हारा ये कोऑर्डिनेट में तुम्हारा एक्स और वाई की वैल्यू, एक्स और वाई में एक्स की वैल्यू नेगेटिव है ना, वाई की वैल्यू पॉजिटिव। इस वाले कोऑर्डिनेट में तुम्हारा, जिसको फर्स्ट क्वाड्रेंट जैसे हम लोग बोलते थे ज्योमेट्री ट्रिगोनोमेट्री में, तो इसमें एक्स एंड वाई बोथ पॉजिटिव, यहाँ पे तुम्हारा एक्स एंड वाई बोथ नेगेटिव, है ना, और यहाँ पर हमारा एक्स पॉजिटिव जबकि वाई नेगेटिव, है ना, ये वैल्यूज में। तो देखो, इस तरह के यहाँ पे जो भी वैल्यूज वगैरह है उसके अकॉर्डिंग ही हम इस टॉपिक को आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो पॉइंट आता है ये है कि एक टर्म हम यूज करते हैं पार एक्सियल रेस, है ना, पार एक्सियल रेस, है ना। ये पार एक्सियल रेस क्या होता है, ठीक है। तो पार एक्सियल रेस वो होते हैं जो लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होते हैं और प्रिंसिपल एक्सिस के काफी क्लोज होते हैं। तो हम पार एक्सियल रेस को ही क्यों कंसिडर करते हैं, है ना। जब भी हम यहाँ पे ऑप्टिक्स में जो भी चीज पढ़ेंगे, चाहे लेंस पढ़ेंगे या मिरर पढ़ेंगे, हम हमेशा पार एक्सियल लाइट रेस को कंसिडर करते हैं। पार एक्सियल लाइट रेस मतलब, है ना, जो लाइट रेस तुम्हारा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एज वेल एज क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। तो हमेशा हम पैरेलल वाली चीजों को ही क्यों कंसिडर करते हैं, है ना। अगर हम कुछ दूसरे कंसिडर करेंगे तो क्या होगा। तो सबसे पहले तो ये बात है कि भाई अगर आप पैरेक्सियल लाइट रेस लेते हो, है ना, तो इमेज फॉर्मेशन आपका जो है सटीक बनता है। अगर आप पैरेक्सियल लाइट रेस जो है ना लेकर के, है ना, भले पैरेलल ले लो, है ना, लेकिन मान लो, लेकिन थोड़ा प्रिंसिपल एक्सिस से दूर ले लो, तो वहां पर तुम्हारा इमेज जो है वो सटीक फॉर्म नहीं होता है। कैसा, एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, देखो। इस एग्जांपल के लिए मैं यहीं पे तुम्हारा रिफ्लेक्शन का एक और फिगर बना के दिखा रहा हूँ। स्फेरिकल सरफेस का ही रिफ्लेक्शन है। देखो, ये पूरा का पूरा सरफेस जो है, ये तो एक कर्व सरफेस, मतलब ये तो एक स्फीयर हो ही गया ना। ये वाला नीचे जो फिगर बना रखा है, ये पूरा पूरा एक स्फीयर जो है, ये तो एक तुम्हारा रिफ्लेक्टिव सरफेस तो हो ही गया। तो अगर एक रिफ्लेक्टिव सरफेस ऐसा बन गया, मुझे अगर सरफेस का पूरा आधा अगर दे दिया जाए, है ना, मतलब एक हेमिस्फीयर दे दिया जाए, तो भी तो एक मिरर ही बनेगा। बट उस टाइप का हेमिस्फीयर लेने से मुझे क्या प्रॉब्लम होता है वो देखो, है ना। सपोज करो मैंने एक हेमिस्फीयर साइज को बड़ा रखने के लिए, मान लो मैंने हेमिस्फीयर कंसिडर कर दिया, ऐसा एक हेमिस्फीयर, ये पोर्शन हमारा, है ना, हेमिस्फीयर बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा इसलिए पूरा सर्कल को बना लिया, ताकि चीजें ऑब्जर्व हो जाए ठीक से। और इस हेमिस्फीयर का मैंने पीछे की जो सरफेस है उसको मैंने कोटिंग कर, एल्यूमिनाइज कर दिया। ये हो गया तुम्हारा। अब देख लो तुम्हारा, हम अगर इस तरह का मिरर बना दिए, ये जो मिरर हुआ ये बन गया हमारा कनकेव मिरर। अब ये कनकेव मिरर जो है हमारा, जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है उसको फॉलो करेगा। तो चलो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कराते हैं। फॉर इंसिडेंट रेज, है ना, फ्रॉम एन इनफाइनाइट सोर्स, है ना, इन्फिनिटी में कोई सोर्स है ना, तो उस सोर्स से मान लो लाइट रेज तुम्हारा जो है आ रहा था, इंसिडेंट हो रहा था इस तरह से, ठीक है। तो चलो, लाइट रेज जो इंसिडेंट हो रहे हैं, हम अभी यहाँ पे देख लो, पैराक्सेल लाइट रेज ये हुए हैं, ये लाइट रेज पैराक्सेल हुए प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज, ये बीचों बीच वाला जो है ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। तो ये बीचों बीच वाला प्रिंसिपल एक्सिस है। तो मिरर को हमने कहाँ रखा है, ये पॉइंट जो मिरर का ओरिजिन पे रखा हुआ है। अब यहाँ पर देख लो, अगर इस तरह से पैराक्सेल लाइट रेज ये आ रहे थे, अगर ये तुम्हारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है ना, तो ये कहाँ पे मीट करेगा वो देखो। देखो, ये तो सेंटर ऑफ द मिरर हो गया, क्योंकि एक सर्कुलर सरफेस था, इस तरह का स्फेरिकल सरफेस था, तो ये जो पॉइंट है ये सेंटर ऑफ द मिरर हो गया, है ना। अगर ये सेंटर ऑफ द मिरर है, अब मुझे देख लो ये जो लाइट रेस यहाँ पे आके टकरा रहा है, इसका मुझे क्या बनाना है, रिफ्लेक्टेड रे बनाना है। इसका अगर रिफ्लेक्टेड रे बनाना है तो मुझे पहले नॉर्मल बनाना होगा। तो जरा नॉर्मल बना के देखो, तो नॉर्मल ये ऐसा जाएगा, है ना। तो ये लाइट रेस करीब करीब, ये अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट हुआ, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तुम्हारा यहाँ से, है ना, ये बन जाएगा ऐसा, इस तरह से। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एग्जैक्टली नीचे वाला जो है ये भी देखो सेम इक्वी डिस्टेंट पे है, तो इसका भी जो होगा तुम्हारा उसी तरह का इफेक्ट, है ना, ये नॉर्मल बनेगा। और फिर इसका भी रिफ्लेक्शन अगर देखोगे तो कुछ ऐसा ही जाएगा, है ना, इस तरह से। तो यहाँ पर हमारा ये एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना, ये है। ऐसे केस में क्या होता है, देखो मैं इस मेरे रफ फिगर में ही देख लिया कि जो पैरेक्सल लाइट रेस रहते हैं वो मोस्टली क्या है, एक ही जगह पे मीट कर जाते हैं। जैसे ये देख लो, एक ही जगह पे मीट कर रहे हैं, है ना। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, है ना। इन्फिनिटी से लाइट रेस आकर के जहाँ पे फाइनली मीट करता है, इन्फिनिटी से मिरर से टकराने के बाद लाइट रेस जहाँ पे फाइनली मीट करते हैं, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस, है ना। ये हो गया तुम्हारा फोकस। और ये था सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, यानी कि आर, ठीक है। या ट्वाइसेप भी इसको तुम लोगों ने 10 में नाम दिया था, एफ ट्वाइसेप या एफ एन आर, है ना, ये हो गया।
तो इस मिरर के लिए जब तक आपने लाइट रेज जो था प्रिंसिपल एक्सिस के करीब लिया, है ना, तब देखो वो सारे लाइट रेज जो है ऑलमोस्ट एक ही जगह पे मीट करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई लाइट रेज आप यहाँ कंसिडर करो, देखो एकदम यहाँ पर, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो है ना, बट ये प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत दूर है ना, प्रिंसिपल एक्सिस से काफी ऊपर है। ये भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो फुलफिल करेगा, तो इसको भी अगर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में डाल दो, है ना, तो देखो यहाँ पर ये बन गया तुम्हारा उसका एंगल इंसिडेंट, है ना, दिख रहा है कितना बड़ा एंगल बन रहा है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट नॉर्मल के रेस्पेक्ट में अगर कंसिडर करो, ये हो गया। अब बताओ अगर इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन देखोगे, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ तो नहीं बनेगा, वो एक्चुअली पूरा इधर और पीछे बनता है तुम्हारा, है ना, ऐसा पीछे बन जाएगा, ऐसा पीछे बनेगा। इस तरह से देखो अभी भी ये एंगल छोटा ही दिख रहा है तुम्हारा, दिख रहा है, ये एंगल देख लो कितना बड़ा है, और ये एंगल फिर भी देखो मैंने पीछे किया फिर भी छोटा हुआ, और पीछे करना पड़ेगा, है ना। तो जो भी है तुम्हारा, इससे तुमको क्या समझ में है कि देखो इस तरह के जो रेस ऊपर से, मतलब एक तुम्हारा अगर लार्ज साइज लेते हो, तो ऐसे लार्ज साइज लेने वाले मिरर के अगर ऊपर लाइट रेस टकराता है ना, ऐसे ऊपर कर्वेचर ज्यादा कर्व सरफेस लेने पर ऐसे अगर ऊपर टकराता है, तो वो तुम्हारा लाइट रेस कभी तुम्हारा फोकस से पास नहीं करेगा। वो कहाँ से पास कर रहा है, वो अपना ही एक अलग फोकस बनाएगा, है ना, जैसे ये पॉइंट हो गया, तो ये उसका अलग फोकस हो गया, इस तरह से। लेकिन हमको तो ऐसा मल्टीपल फोकस नहीं चाहिए, क्योंकि तुम लोग क्लास 10 में पढ़े हुए हो, फोकस में क्या फॉर्म होता है, इमेज फॉर्म होता है ना। अगर लाइट इंफिनिटी से आता है तो फोकस में क्या फॉर्म होता है, इमेज फॉर्म होता है। तो बताओ एक ऑब्जेक्ट है, एक ही ऑब्जेक्ट है, बट उस एक ही ऑब्जेक्ट के लिए तुम्हारा जो पैरेक्सियल लाइट रेस है, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज थे, ये सारे लाइट रेस ने अपना फोकस यहाँ बनाया, मतलब एक इमेज यहाँ बनेगा, और जो लाइट रेस जो प्रिंसिपल एक्सिस से काफी दूर थे, है ना, उसने इमेज अपना पीछे बनाया, है ना। तो ऐसे अगर होगा, तो एक ऑब्जेक्ट को हम कैसे देखेंगे, एक ऑब्जेक्ट को हम ठीक से ऑब्जर्व भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसका मल्टीपल इमेज बन रहा है। उसका मल्टीपल इमेज बनने का मतलब ऐसा हो गया, एक के ऊपर एक ओवरलैप, एक के ऊपर एक और ओवरलैप, एक के ऊपर एक और ओवरलैप। तो तुमको डिस्टिंक्टली पता कैसे चलेगा कि भाई तुम्हारा जो चीज तुम ऑब्जर्व करना चाह रहे हो, वो तो इमेज कैसा आ जाएगा, एसजी हो जाएगा। कभी भी तुम ये चीज तुम इमेजिन कर सकते हो, है ना। कोई एक पर्टिकुलर टर्म लिखो, है ना, जैसे मान लो ए लिख दिया, ए के ऊपर और एक ए लिख दिया, ए के ऊपर और एक ए लिख दिया, और एक ए, है ना, इस तरह से मल्टीपल फॉर्म में लिख दिया। तो वो ए जो है वो तुम्हारा ए जैसा नहीं दिखेगा फिर फाइनली जाकर के, अगर मल्टीपल ए एक ही जगह पे लिख देते हो, और हल्का फुल्का अगर थोड़ा सा उसमें डिफॉर्मेशन के कारण रोटेशन इफेक्ट भी डाल देते हो, तो कुछ अलग ही शेप आ जाएगा वो सब चीजें, है ना। तो अल्टीमेटली तुम्हारा जो भी है, तो यहाँ पर कंसेप्ट ये है, देखो लाइट रेज जो रहते हैं ना, वो जब भी हम इमेज फॉर्मेशन का कंसिडर करेंगे अभी आगे, उसमें हमेशा पार एक्सेल लाइट रेज को ही कंसिडर किया जाएगा, इन रेज को ही कंसिडर किया जाएगा, है ना। यहाँ जो रेज है पार एक्सेल लाइट रेज, PAR, है ना, AXIAL, पार एक्सेल रेज, है ना, वही हम कंसिडर करेंगे। और जो इससे दूर है उनको हम कंसिडर नहीं करेंगे। यानी कि मिरर हमको हमेशा कभी भी अगर कंसिडर करना होगा, तो कैसा कंसिडर करना होगा, सोच के देखो। ये इतना बड़ा मिरर है, पर इतना बड़ा मिरर का मैं इतना बड़ा साइज ले ही नहीं सकता, मैं सिर्फ उसका इतना पोर्शन ही ले सकता हूँ, है ना। तो इसलिए तुम लोग अगर कभी अगर मौका मिलेगा कभी, है ना, कर्व मिरर में तुम लोग को दिखाऊंगा, तो देखने पे वो लगता है कि प्लेन मिरर जैसा ही है ना, बिल्कुल एक प्लेन मिरर जैसा ही दिखता है। हल्का सा सिर्फ कर्वेचर इफेक्ट उसमें देखने को मिलता है ना, बहुत ही कम कर्वेचर उसमें देखने को मिलता है। तो ये वही चीज है। लेकिन अब मान लो मुझे बोला गया कि भाई मुझे ये जो कर्व मिरर है, उस कर्व मिरर का मुझे साइज भी बढ़ाना है ना, क्योंकि साइज बढ़ाने से क्या होगा, लाइट गेदर ज्यादा होगा। क्या रहता है तुम्हारा, सोच के देख लो। अगर मान लो तुमने मिरर का साइज अगर छोटा लिया है ना, तो लाइट का जो फ्लक्स है वो कम आएगा, मतलब लाइट का फ्लक्स जो है वो हम कम कैप्चर करेंगे। अब लाइट का फ्लक्स अगर हम कम कैप्चर करेंगे, तो इमेज की जो ब्राइटनेस होगी ना वो कम रहेगी, इमेज तुम्हारा जो है डिम रहेगा, बहुत ही हल्का सा मतलब इमेज बनेगा। लेकिन इमेज का जो इंटेंसिटी है ना, वो इंटेंसिटी काफी कम रहेगा, बहुत ही हल्का सा डिम सा दिखेगा। तो अगर बहुत ही हल्का मतलब अंधेरा अंधेरा सा दिखेगा, तो भी कोई मतलब का नहीं हुआ। तो इसलिए हमको फिर क्या करना पड़ेगा, फिर हमको साइज मिरर का बढ़ाना होगा। तब लेकिन मिरर का साइज अगर बढ़ाना होगा, तो देखो ताकि लाइट गैदरिंग कैपेसिटी ज्यादा हो जाए हमारा, तो लाइट को ज्यादा गैदर करने के लिए, लेकिन मैं कर्वेचर को फिर तुम्हारा अगर कंसिडर करूँ, तो कर्वेचर ज्यादा होने पर फिर इमेज एक जगह पे तुम्हारा जो है बनेगा ही नहीं, मल्टीपल इमेज बनेगा। तो इसलिए इन सारे फैक्टर्स को रख करके जब हम तुम्हारा लाइट गैदरिंग कैपेसिटी को हम बढ़ाते हैं, मतलब मिरर का साइज को बढ़ाते हैं, तो साथ साथ मुझे रेडियस को भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि रेडियस को बढ़ाओगे तो कर्वेचर क्या होगा, डिक्रीज करेगा, है ना। रेडियस अगर बढ़ाओगे, देख लो, अगर ये रेडियस इतना है ना, अब मैं कह रहा हूँ कि नहीं भैया मुझे इतना ही बड़ा मिरर चाहिए, मुझे इतना ही जो ये तुम्हारा ट्वाइस आर वाला विड्थ है, उतना ही बड़ा मुझे मिरर चाहिए ताकि मेरा लाइट गेदर ज्यादा हो। लेकिन अगर उतना ही बड़ा मिरर लेकर के अगर मैं इस तरह का छोटा रेडियस का मिरर ले लिया, तब क्या हो जाएगा, तब तुम्हारा कर्वेचर ज्यादा होने के कारण तुम्हारा जो मल्टीपल इमेज फॉर्म होगा। तो लेकिन मैं एक काम ये कर सकता हूँ, क्यों ना मिरर ऐसा बना लूं, ऐसा टाइप का,
है ना, ये देखो मेरा उंगली कैसा जा रहा है इस तरह से, है ना। तो इस तरह से अगर कोई मिरर बना लो, है ना, तो ऐसा बड़ा सा मिरर का मतलब ऐसा कोई बड़ा सा और बड़ा सा स्फीयर ले लो, और उस बड़े से स्फीयर का ये छोटा सा एक पार्ट, है ना। तो उसमें तुम्हारा जो है उस बड़े से स्फीयर का छोटा सा पार्ट होगा भले, लेकिन अल्टीमेटली हमको मेरा जो था रिक्वायर्ड अपर्चर या रिक्वायर्ड डायमीटर जो था मिरर का वो तो मिल गया। लेकिन उसके साथ साथ मुझे क्या करना पड़ा, रेडियस को भी बढ़ाना पड़ा, है ना। तो मिरर जब हम बनाते हैं ना, तो ये सारी चीजों को देख के बनाया जाता है। हम मोस्टली पायरेक्सियल लाइट रेज से ही इमेज बनाए, और पायरेक्सियल लाइट रेज से इमेज बनाने के लिए हम मिरर का साइज को जो जो बढ़ा करेंगे, है ना, तो तुम्हारा डायमीटर या मतलब उसके जो रेडियस है इसको भी बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। तो देखो, स्फेरिकल मिरर में ये सारे कुछ फाइन पॉइंट्स थे इसके इंजीनियरिंग का, कंस्ट्रक्शन का। आगे इसका डिराइवेशन। तो देखो, डिराइवेशन वाले पार्ट में जो अभी अभी मैंने बताया कि अगर हमारे पास, है ना, इस तरह से अगर तुम्हारे पास कोई कनकेव मिरर हमको दे दिया गया और ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस है, अब मान लेते हैं चलो लाइट रेस तुम्हारा जो है इन्फिनिटी से नहीं आ रहा है, सामने से ही कोई एक ऑब्जेक्ट पे रखा हुआ से आ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर इमेजिन करो इस तरह से कंसिडर करेंगे, सपोज दिस इज योर ओ, है ना। ओ मतलब सेंटर ऑफ द मिरर हो गया, ये भी तुम्हारा, अच्छा चलो इसको आर कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। सपोज दिस इज योर आर, है ना, एंड दिस पॉइंट इज योर ओ, दिस पॉइंट इज ओ। अब चलो, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि हमारा जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के कंसेप्ट को हम फॉलो करेंगे, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के सिस्टम को अगर हम फॉलो करेंगे, तो मान लो तुम्हारा कोई ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे रखा हुआ है, सपोज कर लो कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट ओ, ठीक है। इसको ओरिजिन नाम बोल करके चलो इसको पी क्यू नाम दे देते हैं, सबका सबका रेस्पेक्टिव टर्म रहेगा, ठीक रहेगा। देख, सपोज कर लो ये लाइट रेस जो है एक पॉइंट सोर्स से मल्टीपल डायरेक्शन में निकला, उसमें से एक रे बस यूं जाके टकराया ऐसे, ठीक है। ये यहाँ पे अगर कोई लाइट का बल्ब ओ पोजीशन पे अगर कोई लाइट का बल्ब जला दो, तो उस लाइट के बल्ब से तुम्हारा रोशनी किधर निकलेगा, चारों तरफ, है ना। और उस चारों तरफ जो निकल रहा है उसमें से सिर्फ एक रे को कंसीडर करो, ओनली वन रे, है ना, ओनली वन रे। और उस वन रे मान लो तुम्हारा आकर के यूं गया, है ना, और ये मिरर से टकराया, है ना। और अब मिरर से टकराया क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। कैसे रिफ्लेक्ट करेगा, तो देख लो, ये तुम्हारा बन गया नॉर्मल, है ना, ये बन गया नॉर्मल। और ये अगर नॉर्मल बन गया तो ये बन गया तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, है ना। और अगर ये तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंट आई बन गया, है ना, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फुलफिल करते हुए, है ना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट, इस आइडिया को फुलफिल करते हुए रिफ्लेक्टेड रे कैसे बनना चाहिए, तो देखो रिफ्लेक्टेड रे कुछ ऐसे बनना चाहिए, ये बन गया तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रे। देख लो, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो ऑलमोस्ट मैंने सेम बनाया, ठीक है। तो तुम्हारा जो लाइट रेस है यूं गया मिरर से टकराया और इस तरह से फाइनली ये रिफ्लेक्ट हो गया, है ना। अब देखो, इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या था तुम्हारा, इमेज फॉर्मेशन के लिए ये था कि रेज जो है जिस पॉइंट पे आके फाइनली जहां पे मीट करते हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, उसी पॉइंट पे क्या बनेगा, इमेज बनेगा, ठीक है। तो ये इससे एक रे यू निकला और ये यू इस तरह से पीछे आ गया, है ना। और एक रे मान लो सीधा सीधी तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला गया था ऐसे, है ना। अब देखो, ये जो रे ऐसे निकला प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया, है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग गया, है ना। अब ये अगर प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग गया, ये भी रिफ्लेक्ट करेगा। अब ये कैसे रिफ्लेक्ट करेगा, है ना। तो देखो, यहाँ पर अगर देखोगे तो इस जगह पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बन रहा है, फिर से तुम नॉर्मल कंसिडर करो। नॉर्मल कंसिडर करोगे तो फिर तुम्हारा सेंटर से देखना होगा, ये आर वाला पोजीशन जो है ना, ये सेंटर का पॉइंट है। तो यहाँ से फिर नॉर्मल बनाओगे तो वही स्ट्रेट लाइन, मतलब एक तरह से यहाँ पर देखोगे तो इंसिडेंट रे, है ना, और जो तुम्हारा नॉर्मल है वो पैरेलल था। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल अगर पैरेलल है ना, तो फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ, 0 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, वो भी 0 डिग्री, यानी कि लाइट यहाँ से, है ना, ये जो सोर्स था तुम्हारा, सोर्स से लाइट रे जब यूं गया था, तो सोर्स लाइट रे, सोर्स जब तुम्हारा लाइट रेस ओ से निकला था, तो हम दो डायरेक्शन कंसिडर कर रहे हैं, सपोज एक यहाँ से गया और एक यहाँ से गया, है ना, ऐसे। तो यहाँ से वाला जो गया ऊपर से गया वो इस तरह से रिफ्लेक्ट हुआ, और दूसरा जो यहाँ पे है ना, सीधा प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग गया, वो सीधा प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ही क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। यानी कि ये लाइट ऐसा जा करके यूं आता है और दूसरा लाइट ऐसा जा करके अगर ऐसा वापस आता है, तो ये उनका कॉमन मीटिंग पॉइंट हो गया, है ना। तो ये ऊपर जो है ये उनका कॉमन मीटिंग पॉइंट, और अगर ये उसका कॉमन मीटिंग पॉइंट है तो इसी पॉइंट पे क्या बनेगा तुम्हारा, इमेज बनेगा, एंड दिस इज योर आई, ठीक है। तो अब देख लो, तुम्हारा रे ट्रेसिंग में तुमको ये समझ में आ गया, ये पॉइंट ओ है ना, जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा गया, ये आर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना।
और फिर ये तुम्हारा आई जहाँ पर फाइनली सारे लाइट रेज जो है मीट कर रहे हैं। और ये जो हम रे ट्रेसिंग जो कर रहे हैं ना, ये लाइट रेज भले मैंने ऐसा बनाया, पर देख लो कर्वेचर मैंने बहुत ही कम रखा है मिरर का, है ना। तो दैट मीन्स यहाँ पर जो भी लाइट रेज आ रहे हैं ना, वो ऑलमोस्ट पैरेक्सेल जैसा ही बिहेव करेगा। भले ये तुम्हारा जो है ओ से निकल रहा है, बट ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज तो है ना। पैरेक्सेल मतलब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो नहीं है, बट क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सेस है। तो ऐसे केसेस में मोस्टली फिर से वंस अगेन जो है इमेज एक ही पॉइंट पे फॉर्म होता है। ये पॉइंट हो गया, ठीक है। और ये पॉइंट जो है सपोज कर लो पी क्यू, ये पॉइंट को नाम दे दिया पी और नीचे वाला पॉइंट का नाम दे दिया क्यू, ठीक है। ये मिरर का एक पोर्शन पी क्यू। अब देखो यहाँ पे ज्योमेट्री, ठीक है। यहाँ पे तीन एंगल को हम कंसिडर कर रहे हैं। पहला एंगल ये है अल्फा, ये एंगल दूसरा बीटा और ये तीसरा एंगल गामा, ठीक है। ये अल्फा, ये हो गया बीटा और ये हो गया गामा, ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा ये तीन एंगल हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। अब देख लो यहाँ पर सीधा सीधा जो ज्योमेट्री से जो रिलेशन है उसके अकॉर्डिंग देखो, आई और आर क्या है, इक्वल है ना। हियर आई इज इक्वल टू आर, है ना। हियर आई इज इक्वल टू आर, ये होता है तुम्हारा। अब अल्फा बीटा गामा में भी रिलेट करके देखते हैं। से दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। अल्फा बीटा गामा में अगर रिलेट करोगे तो देखो अल्फा प्लस आई इज इक्वल टू बीटा हो रहा है, ठीक है। अल्फा और आई जो है ये तुम्हारा इस बड़े इस ट्रायंगल में देखना, ओ पी, है ना। ओपी, इस वाले ट्रायंगल को ध्यान से देखो, है ना। थोड़ा सा चाहे तो स्क्रीन को थोड़ा सा जूम कर लो अपना, तो देख लो ये ट्रायंगल जो बना ओ पी आर, है ना। ओ पी आर, इस ट्रायंगल में अल्फा इधर है, आई उधर है, आई पी की तरफ है ना। और बीटा क्या है, एक्सटीरियर एंगल है ना। और तो अल्फा और आई क्या है, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल टू बीटा, है ना। तो इसीलिए हमारा यहाँ पर बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस आई। तो अगेन बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई, है ना। बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई, है ना। ये हो गया विच इम्प्लाइज आई की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारा कितना, आई को यहीं रखो, ये हो गया बीटा माइनस अल्फा, बीटा माइनस अल्फा, ये हो गया। दूसरा है ना, बीटा प्लस आर इजिकल टू गामा, है ना। कौन सा ट्रायंगल में, आर पी आई, है ना। अब आर पी आई को ले ले तो बीटा और आर जो है ये इंटीरियर एंगल हो जाएगा और गामा जो है एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो यहाँ पर गामा हो जाएगा तुम्हारा इजिकल टू, है ना, गामा हो जाएगा बीटा प्लस आर, बीटा प्लस आर, है ना, बीटा प्लस आर। तो विच इम्प्लाइज हमारा आर की वैल्यू हो गई गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा, है ना। ये हो गया तुम्हारा। तो देखो आई और आर तो इक्वल था, है ना। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन एंड ये रिलेशन, है ना, देयरफॉर आई इज इक्वल टू आर है तो बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा, है ना। गामा माइनस बीटा, ये रिलेशन आ गया तुम्हारा। तो बीटा बीटा वाले टर्म को एक साइड कर लो और बाकी टर्म को एक साइड कर लो, है ना। तो यहाँ पर व्हिच इम्प्लाइज बीटा और ये माइनस बीटा इधर आ गया, सो ट्वाइस बीटा इज इक्वल टू ये उधर चला गया, अल्फा प्लस हो गया, तो अल्फा प्लस गामा, है ना। बोलो क्लियर हो गया, माइनस अल्फा तो उधर चला गया प्लस हो गया, ये रिलेशन आ गया हमारा, है ना। अब देखो यहाँ पे ऑप्टिक्स में, है ना, जो चीज हम लेंस में जब हम आगे करेंगे, है ना, तो यही चीज एक्चुअली ऑप्टिक्स से तुमको अभी थोड़ा क्लियर होता है। यहाँ पर क्या है कि चीजें भी बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं है, सीधा सीधे जस्ट ज्योमेट्री है और कुछ नहीं है। और लाइट रेस कोई मीडियम में चेंज भी नहीं हो रहा है ना। लाइट रेस किसी मीडियम में अलग मीडियम में चेंज नहीं, मतलब मीडियम अलग मीडियम में ट्रांसफर नहीं हो रहा है, एक ही मीडियम में था। बस वो तुम्हारा जिस मीडियम में गया, जिस मीडियम से रिफ्लेक्ट, जिस मीडियम में इंसिडेंट हुआ था उसी मीडियम में वो रिफ्लेक्ट भी हुआ था, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर अभी जो है तुम्हारा मीडियम के कारण जो उसके कारण जो कॉम्प्लेक्सिटीज अराइज होते हैं वो सारी चीजें है नहीं। तो यह चीज यहाँ पे समझना बहुत आसान था, है ना। आई होप यहाँ पे ये ज्योमेट्री तुम लोग को क्लियर हुआ कि जिसमें तुम्हारा बीटा, है ना, माइनस अल्फा, है ना, और गामा माइनस बीटा ये इक्वल कैसे हुआ। तो ये ज्योमेट्री जो हम लोगों ने यहाँ ऑब्जर्व किया। अब देखो यहाँ पे बीटा अल्फा और गामा अब अप्रोक्सीमेशन का चीज है। देखो मैंने क्या कहा, हम लोग पायरेक्सियल लाइट को कंसिडर करेंगे और पायरेक्सियल लाइट मोस्टली क्या रहता है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। तो ऐसे केस में तुम्हारा जो पीक्यू है, और देखो कर्वेचर भी बहुत ज्यादा मैंने कंसिडर नहीं किया है ना, हल्का कर्वेचर है। तो अगर हल्का कर्वेचर है तो पीक्यू जो हमको एक कर्व जैसा दिख तो रहा है, लेकिन ये पीक्यू को हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं एज ए स्ट्रेट लाइन। और अगर एज ए स्ट्रेट लाइन हम कंसिडर करेंगे, है ना, तो देखो राइट हैंड साइड में यहाँ पर, है ना, तीन टर्म, टेन अल्फा, टेन बीटा और टेन गामा, इनको हम क्या लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर तीन टू टर्म, सबसे पहले टेन अल्फा। सो टेन अल्फा को हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, तो अगर टेन अल्फा लेते हैं तो परपेंडिकुलर ये पूरा पी क्यू, है ना, पी क्यू अपॉन बेस कितना, ओ क्यू, है ना। तो ओ क्यू ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन अल्फा के बाद टेन बीटा, है ना। टेन बीटा को आप क्या लिख सकते हो, तो टेन बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर पी क्यू, है ना। तो यहाँ से फिर से पी क्यू, बेस कितना, आर क्यू, बेस हो गया ये आर क्यू, है ना। अल्फा बीटा लास्टली टेन गामा, तो टेन गामा, सॉरी टेन गामा,
तो टेन गामा है ना, लास्टली हमारा फिगर में देख लो टेन गामा है ना। तो टेन गामा की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, तो फिर से गामा जो है यहाँ पर देख लो फिगर में, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर फिर से पी क्यू है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस पी क्यू। और बेस की वैल्यू क्या है तुम्हारा, तो बेस की वैल्यू आपकी बार हो जाएगा आई क्यू है ना। तो बेस की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी आई क्यू। बोलो क्लियर है। तो देख लो इस तरह से तुम्हारे पास है ना टेन अल्फा टेन बीटा और ये टेन गामा जो है उसकी वैल्यू होगी पी क्यू है ना, रेस्पेक्टिव वैल्यूज ये सारे जो निकल गए। लेकिन देखो हम यहाँ पर एक और अप्रोक्सीमेशन करेंगे। पहला अप्रोक्सीमेशन तो ये था कि जो कर्व सरफेस है उनको हमने ये मान लिया कि वो ऑलमोस्ट प्लेन जैसा है, क्योंकि ज्यादा कर्वेचर नहीं कंसिडर कर रहा हूँ, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, क्योंकि हमको पायरेक्सियल लाइट्रेस कंसिडर करना है और बहुत ही कम कर्वेचर कंसिडर करना है, इसी तभी हमको इमेज जो है परफेक्ट फॉर्म होता है, नहीं तो मल्टीपल इमेज फॉर्म होगा है ना। तो दूसरा पॉइंट ये है अब हमारा कि अगर हम यहाँ पर है ना टेन अल्फा टेन बीटा टेन गामा देखेंगे तो अल्फा बीटा गामा तो बहुत छोटा एंगल है ना। अल्फा बीटा जो गामा है दिस आर वेरी स्मॉल एंगल्स है ना। तो अगर अल्फा बीटा गामा अगर छोटा एंगल है तो याद करो अप्रोक्सीमेशन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का है ना, कि जो हम अपना टेन अल्फा को क्या लिख सकते हैं अल्फा है ना, टेन बीटा को क्या लिख सकते हैं बीटा। तो ये रेशियो को ऑल्सो हम अल्फा भी लिख सकते हैं, दिस रेशियो को हम बीटा लिख सकते हैं, दिस रेशियो को गामा भी लिख सकते हैं, इफ कंसिडर्ड है ना अल्फा बीटा गामा वेरी स्मॉल है ना। इफ अल्फा बीटा गामा जो है अगर हम इसको बहुत छोटा कंसिडर करते हैं तो ये हम रिलेट कर सकते हैं। बोलो क्लियर हुआ। और वही चीज हम करने जा रहे हैं। तो आई होप ये चीजें तुम लोग को क्लियर हुआ यहाँ पर है ना, कि भाई हमारा टेन अल्फा की जगह पे हम अल्फा को रिप्रेजेंट क्यों कर रहे हैं, फॉर वेरी स्मॉल एंगल, जो कि तुम यहाँ पे देख भी रहे हो है ना। अल्फा बीटा गामा जो है वैसे भी एंगल छोटा ही है, क्योंकि ये पॉइंट पी को मैंने ज्योमेट्री को दिखाने के लिए इतना बड़ा लिया है, बट यहाँ पे ये पी वाला पॉइंट भी जो है क्यू वाला पॉइंट के काफी क्लोज ही है। ये सब अप्रोक्सीमेशन रहता है एक्चुअली ऑप्टिक्स में। तो अब आगे का अगर देखोगे है ना, तो चलो बिठाते हैं यहाँ पे वैल्यू है ना। अगर यहाँ वैल्यू बिठाओगे तो ट्वाइस बीटा, बीटा की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, बीटा की जगह पे पी क्यू बाई आर क्यू है ना। तो लिख दो चलो, तो पी क्यू बाई आर क्यू। अल्फा, अल्फा की जगह पे क्या लिख सकते हो, पी क्यू बाई ओ क्यू है ना, पी क्यू बाई ओ क्यू है ना। प्लस गामा, गामा की जगह पे क्या लिख सकते हो, तो गामा मतलब टेन गामा, तो टेन गामा मतलब पी क्यू बाई आई क्यू है ना। तो फिर पी क्यू बाई आई क्यू, ये हो गया रिलेशन। अब देखो न्यूमरेटर में जो तुम्हारा टर्म है पी क्यू पी क्यू पी क्यू वो सबका कट जाएगा है ना। तो पी क्यू पी क्यू पी क्यू जो है सबका टर्म कट गया है ना। तो ये जो फाइनल रिलेशन आपको मिल रहा है यहाँ पर है ना, तो ये रिलेशन हमको क्या मिला, टू टाइम्स ऑफ है ना पी क्यू कट गया, टू टाइम्स वन मतलब अपॉन आर क्यू इजुकल टू वन अपॉन ओ क्यू प्लस वन अपॉन आई क्यू है ना। ये रिलेशन रह गया। अब ये आर क्यू ओ क्यू आई क्यू ये क्या क्या वैल्यूज है उसको देख लो है ना। तो देखो और ये भी साइन कन्वेंशन के साथ लगाएंगे है ना। तो देखो आर क्यू कौन सा डिस्टेंस है, सेंटर ऑफ द मिरर से लेके क्यू तक का डिस्टेंस, तो आर क्यू जो डिस्टेंस है इसको हम बोलेंगे आर है ना। आर, आर क्या चीज हुआ उसका, रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए मैंने उसको आर लिखा है ठीक है। ये उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए मैंने आर रखा है, वो ध्यान रखना ठीक है। आर क्यू जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है, जबकि ये क्या रेडियस है ठीक है। अच्छा उसके बाद फिर तुम्हारा नेक्स्ट ओ क्यू, ओ क्यू कौन सा डिस्टेंस है ये, तो ओ क्यू जो डिस्टेंस है उसको हम लिखेंगे हमारा माइनस यू है ना। ये सिंबल याद आ गया, यू किसके लिए यूज किया जाता था, तो यू यूज किया जाता था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए, तो यू हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इनिशियल वेलोसिटी नहीं, ध्यान रखिए है ना। यू हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ठीक है। फिर उसके बाद लास्टली तुम्हारा आई क्यू है ना। तो आई क्यू जो है वो क्या हो गया, फिर वो तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको हम बोलेंगे वी है ना, तो माइनस वी। सब में माइनस क्यों है, क्योंकि देख लो हमने अभी अभी जो कहा था कि हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉलो करेंगे, और क्यू जो है इसको कहाँ पर रखा जाएगा, ओरिजिन पे रखा जाएगा है ना। और ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का जीरो जीरो पॉइंट है, तो अगर ये जीरो जीरो पॉइंट है तो लेफ्ट साइड वाले सारे मेजरमेंट्स क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, राइट साइड वाले सारे पॉजिटिव होंगे, अपवर्ड वाले सारे पॉजिटिव होंगे, डाउनवर्ड वाले सारे नेगेटिव होंगे। तो इसलिए यहाँ पर ओ क्यू का जो डिस्टेंस है वो माइनस आर है ना, सॉरी ओ क्यू का जो डिस्टेंस है वो माइनस यू, आर क्यू जो डिस्टेंस है माइनस आर, और आई क्यू का जो डिस्टेंस है वो माइनस बी है ना। तो चलो ये सारे वैल्यूज को अगर अभी आप यहाँ पे बिठा दो है ना, तो सभी में माइनस माइनस टर्म है तो माइनस टर्म कैंसिल हो जाएगा है ना। आर क्यू के जगह पे रिलेशन रह जाएगा सिर्फ आर है ना, ओ क्यू की जगह पे रह जाएगा आपका यू, आई क्यू के जगह पे बी। कौन सा फॉर्मूला मिला, टू बाई आर इजुकल टू वन बाई यू प्लस
1/b। कौन सा फॉर्मूला है ना? तो ये तुम्हारा मिरर का, है ना, इमेज फॉर्मूला हुआ, है ना? तो देखो ये पहला पॉइंट था, तुम लोग को समझना है कि मिरर का ये जो है इमेज फॉर्मेशन का फॉर्मूला इस तरह से बनता है। तो चलो आज तुम्हारा जो है मिरर का आइडिया बस एक इनफॉर्मल वे में स्टार्ट कर दिए हम लोग, है ना? तो इसमें बस ये चीजें एक बार देख लो और भूल जाओ, है ना? एक बार देखना इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जरूरत पड़ता है हम लोग को बाद में लेंस वगैरह स्टडी करते हो, रे ट्रेसिंग का जो आइडिया रहता है ना? वो मिरर में बेहतर हमको समझ में आता है। और दूसरा हमको इस बार सीबीएसई में तो भाई मिरर पढ़ना नहीं है, जेईई नीट में भी मोस्ट प्रोबेबली नहीं रहेगा, है ना? बट हम अभी से उसको क्यों लेके चले, है ना? क्योंकि कॉम्बिनेशन अगर रहेगा तो कॉम्बिनेशन मिरर लेंस अगर कंबाइंड वाले जो प्रॉब्लम हमको मोस्टली अच्छे-अच्छे क्वेश्चन जो रहते हैं मिरर लेंस के कॉम्बिनेशन के, तो वो सब जब बनाना रहेगा तो मिरर का बस फॉर्मूला तो पता ही रहना चाहिए कि भाई फॉर्मूला क्या है उसका, बस सिंपल इतना ही है। तो चलो, आज हम लोग यहीं पे रखेंगे इसको, है ना? तो नेक्स्ट क्लास में फिर आगे देखेंगे इसके कंटिन्यूएशन में और कुछ हल्का-फुल्का सवाल देखेंगे। तो मैं यहाँ जो टीटीएस मतलब ट्यूसडे, थर्सडे वाला जो क्लास है, इसको थोड़ा-सा स्लो रखूँगा। तुम लोग ध्यान रखना इसको थोड़ा-सा स्लो रखूँगा इसलिए ताकि तुम लोग मेन जो कोर्स है उसमें कोप अप कर सको। मेन हम लोग जो चल रहे हैं वो कौन-सा है तुम्हारा? तो मेन हम लोग चल रहे हैं तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फिर करंट, है ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक के बाद करंट और करंट के बाद फिर मैग्नेटिक फील्ड, ये सब हमारा मेन कोर सब्जेक्ट है ना? मतलब कोर टॉपिक्स है। तो ये मेन हमारा रहेगा अप टू एसी तक, उसमें हमको अच्छे से समझना है। और यहाँ ऑप्टिक्स से, है ना, क्वेश्चन तो आते ही हैं और इसके ऑप्टिक्स से क्वेश्चन रिलेटिवली जो कोर टॉपिक्स है उनसे काफ़ी ईज़ी रहते हैं। तो इसलिए इसको हल्के-फुल्के में आगे लेते हुए चले जाओ और मैं तुम लोग को दिखा दूँगा कि इसके क्वेश्चन जो है तुम लोगों से सभी बनेंगे, है ना? सभी से तुम लोग के बनने लगेंगे।